नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 जिसका नाम है हास्यकरण की समझ, उसके पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। हम आदिवासियों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि आदिवासियों का विकास धारा के साथ क्या संबंध रहा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, उनकी सभी जरूरतें जंगलों और जमीनों से पूरी होती थी। पर ये जो जंगल थे ना, ये जंगल हमेशा से पूरी मानव सभ्यता के विकास का मुख्य केंद्र रहे हैं। आपकी पुस्तक में लिखा गया है, तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा। क्यों रहा? क्योंकि जितने भी खनिज, लोहा, तांबा, सोना, चांदी के अयस्क, कोयला, हीरा, इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद और जैसे राजा महाराजा हाथी रखा करते थे, तो ये सारे कहां से मिलते थे? जंगलों में, जमीन से मिलते हैं। और उस जमीन के ऊपर जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों में जो लोग रहते थे वो वहां के मूल निवासी थे, जिनको आदिवासी कहा जाता था। नदियां थीं, नदियों के आसपास आपको पता है जहां नदियां होंगी, जंगल होगा, वहां पे लोग जरूर बसेंगे क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो वो लोग आदिवासी थे और जब ये रहते थे तो इनको अपने आसपास के इलाके का बड़ा गहरा ज्ञान था। विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं थे, बल्कि इनकी एक अपनी दुनिया थी जो जंगलों में थी। और रजवाड़े वहां तक पहुंच भी नहीं पाते थे कई बार। तो ये उनकी जीवन व्यवस्था थी। अब आप देखिए, जो अभी तक मैंने आपसे बात की, हमें तो हमेशा वो नाचते गाते नजर आते हैं, परंतु उनकी जो ये छवि है ये कुछ अलग है। अब आप देखिए, उपनिवेशिक सरकार के बारे में पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि किस तरह से शोषण हुआ 1830 के दशक में, उनको विस्थापित करके कैसे अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस या वेस्ट इंडीज वगैरह इलाकों में ले जाया गया, उनसे वहां पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया गया। उपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और ना ही उन तक सीधी पहुंच रही। यहां से आप समझ पाए हैं कि पिछले 200 सालों में क्या परिवर्तन आए। औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े शहर बसे, पार्क बने, बागान बने, पर ये कहां बनने थे? ये जमीन पे बनने थे, और वो जमीन जंगलों से ढकी हुई थी और वो जंगल आदिवासियों के घर थे। तो इसका मतलब सीधे तौर पर विकास की इस यात्रा में जो लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए वो आदिवासी थे, जो मूल निवासी थे। ये पूरी विकास यात्रा आदिवासियों के कष्टों की यात्रा है असल में। इमारती लकड़ी, खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी, इसलिए इन जमीनों को खनन और विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। ये आपने पीछे दादू की कहानी जो हमने पिछली वीडियो में सुनी थी, अभी आपकी पुस्तक में है, आप दोबारा पढ़ सकते हैं। उसमें भी लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफी बार उनकी जमीनें जबरन छीनी गईं और उन्हें विस्थापित किया गया। अब आंकड़े चौंकाने वाले हैं, आप देखिएगा। विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। और एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उसमें 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब गई। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी रही। और भी अनेक काम जो देश में विकास के लिए हुए, उसकी कीमत भी आदिवासियों को चुकानी पड़ी। भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, ये याद रखिएगा, और जीव अभयारण्य
जहाँ पे जंगली जानवरों को संरक्षित करने के लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, ये 543 बनाए गए। तो कहाँ बनाए गए होंगे? नेचुरल सी बात है, जंगलों में बनाए गए हैं। तो जब जानवरों के लिए बनाया गया है तो वहाँ से जो निवासी थे उनको विस्थापित किया गया होगा। और अगर ये आदिवासी जो वहाँ पे रहते थे, अगर ये दोबारा से इन जंगलों में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें जंगल और अपनी आजीविका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और अब वो क्या करते हैं, छोटी मोटी इमारतों में काम कर लेते हैं, शहरों में चले गए हैं और अब बड़ा अलग सा जीवन जी रहे हैं। देखा गया है कि बहुत मामूली वेतन पर उन्हें नौकरियां करनी पड़ रही हैं और वे गरीबी और लाचारी में फंसते चले गए हैं। ग्रामीण इलाके में 45%, शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए हैं। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ चला जाता है। सिर्फ आदिवासी वहां से उठ के नहीं आ गए, उनकी परंपराएं चली गई, उनके रीति रिवाज चले गए, क्योंकि ये परंपराएं और रीति रिवाज जंगलों से संबंधित थे, जहां पर उनके अपने लोग उनके आसपास रहा करते थे। अब एक दो परिवार अगर शहर में जाके बस गए, वहां वो अपने रीति रिवाज, अपने परंपराओं का पालन नहीं कर सकते। और यहां पर एक उदाहरण भी दिया गया है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? तो ये एक उदाहरण के साथ आपको समझाया गया है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक हो जाती है, क्योंकि कई बार फिर आदिवासी भी जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आपको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? आप सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी हैं। हास्यकरण की समझ के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम लोगों की विविधता को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो लोग हास्यकरण का शिकार हो जाते हैं। अब आप इस बात को समझिए, क्या आदिवासियों को विस्थापित किया जाना आवश्यक था? तो इसका जवाब हां भी हो सकता है, क्योंकि विकास के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। परंतु सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चले जाने से हास्यकरण नहीं होता। हास्यकरण तब होता है जब नए लोग, अलग रीति रिवाजों के लोग, विविधतापूर्ण लोग जब हमारे बीच आते हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी अलग नजरिए से देखते हैं, तब वो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। वरना विकास के लिए जंगलों को काटा जाना जरूरी हो गया था। उद्योग लगाने हैं तो आपको वहां से कुछ लोगों को विस्थापित भी करना पड़ना है, पर जब वो लोग किसी दूसरी जगह पे जाएं तो वहां उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया ना हो। हम आपको इस पाठ के माध्यम से यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी हो और आपको यह सीखना है कि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे बने। जिन चीजों पर हम अंकुश लगा सकते हैं उन पर अंकुश लगाएं, और जिन चीजों के साथ हमने एडजस्ट करना है, सामंजस्य बिठाना है, उनके साथ सामंजस्य बिठाएं। आदिवासी बहुत ही समृद्ध परंपरा के लोग रहे हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, आप इतने नाम भी नहीं जानते होंगे। इनमें से 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, कीटनाशकों के 325 कीटनाशक, 425 गोंद रेजिन डाई और 550 प्रजाति रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। 3,500 प्रजातियां तो भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ये सारी जो उनकी नॉलेज है, जो ज्ञान है, ये जंगलों में रहने की वजह से आया है। इसमें कोई शक नहीं कि जब वो अपने घरों से विस्थापित होते हैं तो ये सारा ज्ञान भी खो जाता है, उनकी परंपराएं खो जाती हैं। परंतु वो जिस भी जगह पर विस्थापित होकर जाते हैं, ये उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वे उन्हें खुले मन से स्वीकार करें, उनका स्वागत करें, उनकी संस्कृति से कुछ सीखें, कुछ अपनी संस्कृति से सिखाएं। तभी ये पूरा देश एक सौहार्दपूर्ण रवैये से विकसित होगा।
तो आपसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि क्योंकि आप आने वाले समय में भारत के नेता हो, भारत का भविष्य हो, तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिमाचल। वर्कशीट को जरूर हल करिएगा।